लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी नोट्स एंड जीके की क्लास के अंदर क्लास 8 की हिस्ट्री की बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन पहले अध्याय के नोट्स एंड उसके एमसीक्यू प्रश्नों की बातचीत कर चुके। आज की वीडियो के अंदर अपन इसके दूसरे अध्याय के महत्वपूर्ण नोट्स एंड जीके के प्रश्नों की बातचीत करेंगे, जो आपके फॉर ऑल एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही है? चलो ठीक है। ओके, तो दूसरा अध्याय है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, वो पूरा दौर किस तरीके से रहा और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही, उन सब की बातचीत करने वाले हैं। चलो देखो, जो किताब के अंदर चीज़ें दी हुई है उनको उन टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अपने लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने उन सभी चीज़ों को याद डालने की कोशिश की है, जो कि अपने लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। सबसे पहले मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। ध्यान रखना, आखिरी मुगल बादशाह जो शक्तिशाली थे वो औरंगजेब थे, और मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर, कौन? बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार किया। क्यों किया? क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो भारी विद्रोह शुरू हुआ था, और विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। इस कारण उन्हें कैप्टन हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उनके बेटों को उनके सामने ही मार दिया गया। तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। नेक्स्ट, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। अब पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आती है और क्या क्या चीज़ें होती है वो देख दो। भारत की खोज से पहले के काल तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होम का चक्कर लगाकर वापस चले जाते थे। देखो, भारत की खोज होने से पहले जितने भी अफ्रीका के जहाज आते थे, जितने भी इंग्लैंड और उधर से जहाज आते थे, वो अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट था जिसका नाम था कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम था? कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये जहाज यहाँ तक आते थे और इसको टच करके वापस चले जाते थे। लेकिन हिंद महासागर को पार करने वाला पहला व्यक्ति जो था वो आपका पुर्तगाली था, और उसका नाम था वास्को डी गामा। तो देखो, हिंद महासागर को पार करते हुए पुर्तगाली ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति प्रथम बार, वास्को द गामा ने भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली, और उसके बाद में डच और उसके बाद में फ्रांसीसी भारत आए। तो ध्यान रखना, प्रथम बार भारत आने वाला जो एक प्रकार से समुद्र पार खोज करने वाला जो व्यक्ति था वो पुर्तगाली था, जिसका नाम वास्को द गामा, और 1498 में आया, और ये एक पुर्तगाली था। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद में डच आए, और उसके बाद में फ्रांसीसी व्यापारी आए। ठीक है, आगे देखो। ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा चार्टर अर्थात इजाजतनामा मिल गया था। तो ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी के अंदर इजाजतनामा मिलता है, और इस इजाजतनामे के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व से व्यापार करने में एकाधिकार मिल गया, और इस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी समुद्र पार जाकर नए रास्ते को खंगाल सकती थी, और वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। इसलिए यह एक वाणिज्यिक व्यापारी कंपनी बन चुकी थी, जिसमें उद्यमी कम कीमतों पर वस्तुएं खरीद कर ज़्यादा कीमत में बेचकर अपना मुनाफा कमाते थे। इसे ही वाणिज्यिक कंपनी कहा जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से स्थापित होती है? तो सबसे पहले भारत की खोज होती है, पुर्तगालियों ने भारत की खोज की। उसके बाद में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा चार्टर अधिनियम चार्टर दे दिया जाता है, या फिर इजाज़तनामा दे दिया जाता है। उसमें लिखा है कि आप पूर्व में जाकर के या समुद्र पार जाकर के आप नए रास्तों को खोज कर सकते हैं। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उनके ऊपर आप
अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के बीच कंपनी भारत में पहुंची और भारत में पहुंचकर उसने बहुत सारी नई चीज़ों की खोज की और यहाँ से उन्होंने सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीदी और उच्च कीमतों में उनको बेचा। तो यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कंपनी बन गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तरफ आकर्षित क्यों हुई? तो देखो, भारत के अंदर यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी, इसलिए इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। तो ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी, इसके कारण ये आकर्षित होती थी। आगे देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत। देखो, भारत में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में स्थापित होती है। कब स्थापित होती है? 1651 में स्थापित होती है। और इसको चार्टर अधिनियम कब मिलता है? तो वो 1600 में मिलता है। तो ध्यान रखो, 1600 में इसको चार्टर अधिनियम मिला, तो लगभग इसको 50 साल लग गए यहाँ की पूरी चीज़ें देखने में, सर्वेक्षण करने में, सारी चीज़ें। ठीक है। इसमें काम करने वाले व्यक्तियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। तथा कंपनी में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को जमा करने के लिए एक वेयर हाउस बना हुआ रहता था, या वेयर हाउस नाम से एक अलग कमरा बना होता था, जिसके अंदर जितनी भी चीज़ें रखी जाती थी जो निर्यात के लिए लाई गई है। 1600 ईस्वी तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया। मतलब 1600 शुरू कर दिया था कंपनी ने। एक मिनट, यहाँ मेरे को 1600 वाला गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि 1651 में तो आती है, तो 1600 कैसे आ गया? ओके, मिल गया। तो 1696 है, ठीक है ना। 1696 के अंदर कंपनी ने इसके चारों तरफ किले बनवाने शुरू कर दिए थे। किसकी चारों तरफ? जो कंपनी ने सबसे पहले जो अपनी कंपनी स्थापित की थी ना, आपके पश्चिम बंगाल के अंदर, हुगली नदी के किनारे। ठीक है ना, हुगली नदी के किनारे इन्होंने ये जो स्थापित की थी, यहाँ इसकी चारों तरफ 1696 में कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया। कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर आसपास के 3 गांव खरीद लिए, जिसके अंदर आपका वर्तमान का कोलकाता गांव शामिल है। ठीक है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को संधि कर मना लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान दे। और फरमान एक प्रकार का शाही आदेश हुआ करता था। ठीक है। व्यापार से युद्ध तक। बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद 1756 में अली वर्दी खान शासक बना, जिसकी मृत्यु 1756 में हो गई। इसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला एक ताकतवर शासक था और इस ताकतवर शासक से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी डर लगता था या फिर भय था, क्योंकि कंपनी बंगाल में किसी कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी, जिससे कंपनी के व्यापार में किसी भी तरह की असुविधा ना हो और ना ही किसी प्रकार की आनाकानी करे। पहला पॉइंट फिक्स, क्योंकि वो क्यों मानती थी डर? क्योंकि पहली बात तो थे कि जो आपका सिराजुद्दौला था वो काफ़ी ताकतवर शासक थे और उन्होंने अंग्रेज़ों की खटिया कर रखी थी। सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे, अपनी किलेबंदी पर रोक लगा दे तथा कंपनी को व्यापार करने के लिए राजस्व चुकाना पड़ेगा, और साथ ही साथ टकसाल बनाने का भी मना कर दिया गया। उसके बाद में जब इन बातों से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री पर हमला कर दिया, कोलकाता की तरफ रुख किया, और कोलकाता हाथ से निकल जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मोर्चा रॉबर्ट क्लाइव ने संभाला। तो कंपनी व्यापार से युद्ध में कैसे तब्दील हो गई? तो देखो, जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। 1707 में औरंगजेब मरने के बाद में जो शासक आए या जो उनके उत्तराधिकारी आए वो इतने पावरफुल नहीं थे। तो अपन ने देखा कि 1756 के अंदर अलीवर्दी खान, बहादुर शाह जफर के बाद में अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है। तो 1756 के बाद में जो भी शासक बनते हैं वो आपस में लड़ाई करते हैं, उनमें संगठन नहीं होता है और उसका फायदा उठाते हैं अंग्रेज। ठीक है। और इस जमाने में भी अंग्रेजों की बढ़ती नहीं थी सिराजुद्दौला से, इसलिए नहीं बढ़ती थी क्योंकि सिराजुद्दौला जो थे वो अपने साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करते थे, जो अंग्रेजों को चुभता था। आगे देखो, प्लासी का युद्ध।
किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लड़ा गया था 1757 ईस्वी के अंदर, जो कि सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि नवाब का सेनापति मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मिल गया और बाद में मीर जाफर को यहाँ का नवाब बना दिया। तो यहाँ अपन पढ़ रहे थे कि कासिम बजार के अंदर जो आपके सिराजुद्दौला है, ये आक्रमण करके कलकत्ता को हाथ से जला दिया, हाथ से गया कर कलकत्ता अंग्रेजों। तो अंग्रेजों की टीम का जो नेतृत्व करता व्यक्ति था वो था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। जो 1757 में ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके अंदर सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और हार क्यों हुई थी? क्योंकि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसको अंग्रेजों ने अपने साथ में मिला लिया था लालच देकर, जिस कारण वो युद्ध में भाग नहीं लिया और आपके जो सिराजुद्दौला है वो युद्ध में हारे गए और बाद में उनको मार दिया गया। ठीक है, और मीर जाफर को यहाँ का नवाब बना दिया गया। ध्यान रखना, सिराजुद्दौला के बाद में किसको नवाब बना दिया गया? मीर जाफर को बना दिया गया। प्लासी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्लाश के फूल के कारण इसका नाम प्लासी पड़ा। प्लास के फूल ही खूबसूरत होते हैं जिनसे मतलब गुलाल बनाया जाता है, जो आप होली के रंग पर इस्तेमाल करते हैं। प्लासी की जंग को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की यह भारत में पहली जीत बड़ी जीत मानी जाती है। तो ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन कौन सा था? तो 1700 आपका ये जो शिक्षक दिवस नहीं, आपका ये जो क्या नाम है, हाँ, प्लासी का युद्ध वाली जो डेट है ना, इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। आगे देखो, मीर जाफर के द्वारा कंपनी का विरोध करने पर कंपनी ने उसे नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब देखो, मीर जाफर गबगब करने लगा तो कंपनी ने किसे हटाकर, देखो किसको, जाफर को रिजेक्ट किया और मीर कासिम को बना दिया। ठीक है, लेकिन कुछ समय पश्चात मीर कासिम ने भी अपने परेशानियों से परेशान होकर के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और बक्सर की लड़ाई लड़ी, जो 1764 के अंदर लड़ी गई। मीर कासिम को भी हार का सामना करना पड़ा और पुनः मीर जाफर को यहाँ का नवाब बना दिया गया। लेकिन इस बार एक शर्त रखी गई मीर जाफर के सामने कि मीर जाफर, तुझे हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होंगे, तभी जाकर के तू यहाँ का शासक बन सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो इस तरीके से उन्होंने ये निर्णय लिया था कि किस तरीके से क्या हुई थी चीज़ें, कि उसके द्वारा समझाया गया और ये सारी बातें कही गई। तो ऐसी बातें आप भी ग्रहण करें। ठीक है, तो हार का सामना करना पड़ा और मीर जाफर है वो पुनः उसको शासक बना दिया गया। लेकिन मीर जाफर को हर महीने 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। किसको देने पड़ते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब मीर जाफर को लग गया भाई साहब बाहर बैठे बैठे तो भूख मरेंगे, मतलब नहीं है, इससे ऐसा अपन अपन वापस नवाब बन जाए। तो उसने कहा कि बाप जी गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को वापस आप नवाब बना दीजिए। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अब इधर ध्यान दो, कब? 1765 के अंदर मीर जाफर की मृत्यु हो गई। बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया। ठीक है ना, 1765 में मीर जाफर की मृत्यु होगी और मृत्यु होने के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब खुद ही ना हमारे को नवाब बनना पड़ेगा। कौन कह रहा है? क्लाइव कह रहा है। ठीक है, क्लाइव कह रहा है। आखिरकार 1765 ईस्वी में मुगल साम्राज्य ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया। ठीक है ना, कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया गया। दीवान पद मिलने पर कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर पूर्णतः नियंत्रण मिल जाएगा और इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई और नवाब सबसे तात्पर्य सत्ता या ताकत। तो ध्यान रखना, 1765 तक तो मामला गड़बड़ा रहा था, लेकिन 1765 के बाद में जैसे ही मीर आपका जाफर मरने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, उसने कहा बंगाल का प्रांत उन्होंने कहा कि अब हमें खुद ही
नवाब बनना पड़ेगा, यानी राजा बनना पड़ेगा। और 1765 ईस्वी में ही बंगाल के अंदर दीवानों की नियुक्ति कर दी गई और इन सभी को टैक्स देने के लिए क्या किया जाता था, दीवान पद मिलने पर कंपनी को बंगाल के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनको टैक्स वसूलने के लिए किसी भी प्रकार की पाबंदी की ज़रूरत नहीं होती थी, वो अपने आप इसको प्राप्त कर लेते थे। नेक्स्ट जो है वो अपन कल करेंगे क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो रही है।